सबसे पहले सीए इंटर का कोर्स करिकुलम फर्स्ट क्लास में अगर आपको थोड़ा क्लियर हो जाए किस तरीके से सीए इंटर में आगे बढ़ना है, आई थिंक इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर द इंटर लेवल। पहला पार्ट में आई विल बी डिस्कसिंग थ्री थिंग्स विथ यू, थ्री थिंग्स। नंबर वन, ये सीए इंटर जो टोटल कोर्स करिकुलम है इसमें क्या क्या है और आपको कितना एक्सटेंड तक प्रिपेयर करना है। नंबर टू, मेरा सब्जेक्ट्स यानी अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट्स कितने हैं, कितना मार्क्स है और किस तरीके से सब्जेक्ट डिवाइडेड है वो समझाऊंगा। और नंबर थ्री, जो मेरा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो किस लेवल पर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको समझना, उस पर मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहता हूं। ये होने के बाद जब आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, आई स्ट्रेट अवे मूव टू द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला, सीए इंटर का जो एग्जामिनेशन है आपका, वो टोटल 800 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, डिवाइडेड इनटू 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, डिवाइडेड इनटू 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखने का दरकार नहीं है, ये सारा एक बार सुन लो, हमेशा के लिए याद रहेगा। डिवाइडेड इनटू 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, और इन 8 पेपर्स को सिस्टमैटिकली 2 ग्रुप में डिवाइडेड किया हुआ है विथ 4 सब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप। तो टोटल 800 मार्क्स है। 800 मार्क्स क्या है? 8 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का पेपर, टोटल 800 मार्क्स। इन 8 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2। ये ग्रुप वाइज डिवीजन इसलिए किया है, अगर कोई बच्चा 8 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन एक बार में नहीं कर पाया तो वो ग्रुप वाइज भी एग्जामिनेशन दे सकता है। अगर वो ग्रुप पूरा क्लियर कर लेता है तो नेक्स्ट टर्म में उसको उस ग्रुप के पेपर्स नहीं देने, फिर बैलेंस 4 पेपर्स देने हैं। ये इंस्टीट्यूट ने आपके लिए किया है ताकि बच्चे को एक बार में 8 पेपर का अगर बोझ नहीं लेना, अगर वो नहीं ले पा रहा है तो वो 4-4 करके भी पेपर दे सकता है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 8 के 8 पेपर साथ में देने होंगे। फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर थे, चारों पेपर देना होगा, चारों में पास होना होगा, तभी फाउंडेशन क्लियर माना जाएगा। ऐसा नहीं है एक टर्म में 3 दे दिया, नेक्स्ट टर्म में 1 दे दिया। बट इंटर लेवल और फाइनल लेवल में 8-8 पेपर्स है दोनों लेवल पे, 2 ग्रुप है 4-4 पेपर्स के। आप चाहो तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ दे सकते हो, आप चाहो तो ग्रुप 1 दे सकते हो या ग्रुप 2 दे सकते हो पहले, एंड नेक्स्ट टर्म में फिर दूसरा ग्रुप देके पूरा क्लियर कर सकते हो। पहले ग्रुप में 4 पेपर्स है, 4 पेपर्स। पहला पेपर मेरा अकाउंटिंग, दूसरा पेपर लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर है जिसको मैं नॉर्मली लॉ बोलता हूं। तीसरा पेपर टैक्सेशन, चौथा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं लाइन वाइज नहीं बोल रहा हूं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन। टैक्सेशन पेपर के 2 पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका ग्रुप 1 का 4 पेपर हो गया, 400 मार्क्स। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट है जिसमें पहला सब्जेक्ट वापस मेरा एडवांस अकाउंटिंग। ऐसा कुछ एडवांस लेवल का यहाँ पे नहीं है, इसका नाम अगर कंपनी अकाउंट देता तो भी चलता, एडवांस अकाउंट्स नाम दिया हुआ है। ये भी 100 मार्क का पेपर है, ग्रुप 2 का पहला पेपर। दूसरा पेपर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ऑडिटिंग का पेपर। तीसरा पेपर ईआईएस एसएम, एक थ्योरेटिकल पेपर है, ईआईएस इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर, एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर, एंड लास्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। टोटल 8 पेपर है आपके 2 ग्रुप में, 100 मार्क्स ईच, 800 मार्क। एवरी ग्रुप कंटेन 4 पेपर जिसका 400 मार्क करके आपका ग्रुप का रहेगा। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपको हर पेपर में 40 स्कोर करना है मिनिमम, 40 मिनिमम, एंड टोटल ग्रुप में पास होने के लिए आपको 50% स्कोर करना है, यानी 400 में 200 स्कोर करना है टू क्लियर द ग्रुप। अगर आपका कोई पेपर में 50, कोई पेपर में 40, कोई पेपर में 70, कोई पेपर में 50 वापस, ऐसा भी आता है तो भी चलेगा। हर पेपर में 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, टोटल ग्रुप का 50% और अबव होना चाहिए। सेम दोनों ग्रुप में ही है। आप जैसे ही दोनों ग्रुप का एग्जाम देखो, दोनों ग्रुप में मैंने बोला दोनों दे दो या इंडिविजुअल दे दो चलेगा। जैसे ही आप कोई भी ग्रुप या दोनों ग्रुप पास कर लेते हो, नेक्स्ट लेवल है आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करना है। आर्टिकलशिप का 2.5 ईयर कंप्लीट होने के बाद सीए फाइनल का आपका एग्जामिनेशन आता है।
तो अब आगे की जो जर्नी आपकी चालू हो रही है, यहां पे सबसे पहला सीए इंटर का एग्जाम, क्लियर बोथ ग्रुप्स और एनी ऑफ द ग्रुप, स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप करने के बाद सीए फाइनल का एग्जाम, सीए फाइनल के एग्जाम के बाद आर्टिकलशिप कुछ दिन और चलती है क्योंकि 3 साल का टेन्योर है, एंड देयर आफ्टर सीए फाइनल क्लियर करते ही आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। फाउंडेशन लेवल इंटर लेवल में फर्क जो है ना, वो बहुत 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 लेवल का है। फाउंडेशन लेवल पे जो भी चीजें थी ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी थी बचपन में। अकाउंट्स और मैथ्स वाला पेपर, इकोनॉमिक्स वाला पेपर ऑलरेडी 11-12 में बहुत बच्चों का किया हुआ रहता है, बट इंटर लेवल में जो भी ज्ञान आने वाला है ये पूरा न्यू है सारे बच्चों के लिए। ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये आपने कभी भी, जो चैप्टर्स आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, वो आपने पहले कभी भी नहीं कर रखे हैं। तो सबसे पहला जो डिफिकल्टी आता है वो ये है, ये नया चीज है, नया सीखना है, नया पढ़ना है, पहले कुछ किया हुआ नहीं है। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट का साइज है, पेपर पैटर्न है, ये इतना डायनामिक है, इतना वास्ट कवरेज है कि आपको ना सिर्फ पढ़ाई करने से, क्लास करने से नहीं होगा, क्लास करने के साथ साथ प्रैक्टिस पे और कवरेज पर भी बहुत ध्यान देना होगा। फाउंडेशन लेवल में मैक्सिमम बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, क्लास कर ली, कंटेंट समझ लिया, बचपन रिवाइज हो गया, एग्जाम देने चले जाते हैं एंड बहुत बार पास भी हो जाते हैं। बट इंटर लेवल में ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ क्लास करके एग्जाम देने बैठोगे, आप कतई पास नहीं होगे। पास होने के लिए सेल्फ स्टडी एंड ह्यूज कवरेज, ह्यूज प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये सबसे पहले आपका टोटल 800 मार्क्स, जहां पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 400 मार्क्स ईच, और ये 8 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट, मेरा दायरा है 100 200 मार्क्स, 800 में 200 मार्क्स, यानी 25% पूरे सिलेबस का, पूरे सीए इंटर का 25% मेरे ऊपर दारोमदार रहेगा। नवनीत सर कॉस्टिंग वाला पेपर ग्रुप 1, एफएम इको वाला पेपर ग्रुप 2, वो 200 मार्क्स कवर करेंगे। तो टोटल 400 मार्क्स हम लोग कवर करेंगे चारों प्रैक्टिकल पेपर्स, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट एंड एफएम इको, ये 4 पेपर्स हम लोग कवर करेंगे। बाद बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, कॉर्पोरेट अदर लॉज, ऑडिटिंग अश्योरेंस, EIS/SM, ये 3 जो पेपर है ये थ्योरेटिकल पेपर है। सर इन पेपर में जो पेपर आता है, क्या पेपर में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं? इंस्टीट्यूट ने 2 टर्म पहले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है एट इंटर लेवल इन 4 पेपर्स, 4 पेपर में। इस पेपर में, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के पेपर में 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टैक्सेशन के पेपर में 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 30 मार्क्स में DT, IDT, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का 30, 60 नहीं, दोनों का मिला के 30 मार्क्स। ऑडिटिंग अश्योरेंस और EIS/SM के पेपर में 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी जो आपका 3 थ्योरेटिकल पेपर है और टैक्सेशन का पेपर है, इसमें 30 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब KBC क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सर फिर तो क्या डिफिकल्ट है सर, ये तो हो ही जाएगा। आंसर इज इतना सिंपल भी नहीं है। जो आपका लॉ का पेपर है, ऑडिट का पेपर है, टैक्स का पेपर है, इनमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा बताओ ये चीज कौन से सेक्शन में लिखी है, बताओ अगर ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, केस दिया जाएगा, और उसके ऊपर बेस्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। एंड ट्रस्ट मी, दे आर नॉट एट ऑल इजी. You'll have to practice them. Without practice, if you are going to exam, they will not be at all easy for you. It will be taking a lot of time, especially in the paper of taxation. जब multiple choice question देता है, वो जो 5 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए था उसको कन्वर्ट कर देता है 2 मार्क में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल के आपको दे देता है. It takes a lot of time and patience to answer those questions. बट 4 पेपर में आपके 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. अदर देन दोज, जो 70 मार्क्स उन पेपर का और 100 मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग 4 प्रैक्टिकल पेपर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव में प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है, दोनों टाइप का चीज रहता है. बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये उन पेपर्स में नहीं दिखेगा आपको. पहले 100 का 100 मार्क्स पूरा मतलब सब्जेक्टिव रहता था. 2 टर्म पहले से ये 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
दिया है इंस्टीट्यूट ने फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों को बोला गया सब कुछ पढ़ के आओ, एक एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाओगे। सबसे पहला बात, सीए इंटर आपका करिकुलम क्या रहने वाला है, मैंने ब्रीफ डिस्कस करने की कोशिश की। अब मेरा 2 पेपर है, मेरा 2 पेपर कौन सा है, पहला पेपर अकाउंटिंग, दूसरा पेपर एडवांस अकाउंटिंग। अब मैं आ जाता हूं अकाउंटिंग के पेपर पे। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग का पेपर। अकाउंटिंग का पेपर 2, एक ग्रुप 1 में एक ग्रुप 2 में। 100 मार्क के पेपर है, 2 पेपर है, टोटल 200 मार्क्स अकाउंटिंग में है। जब आप पेपर देखोगे, पेपर क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर, ये पेपर आपको दिया जाता है 120 मार्क का, जिसमें 20 मार्क का एक चॉइस रहता है और 100 मार्क आपको आंसर करना पड़ता है। दोनों ही अकाउंट्स जो है, दोनों ही अकाउंट्स के सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट हो गया आपका चैप्टर्स, जिसको आप प्रैक्टिकल पोर्शन बोलते हैं। मैक्सिमम बच्चे जिनको प्रैक्टिकल पोर्शन बोलते हैं, चैप्टर्स वाला। चैप्टर्स का एग्जांपल अगर दूं, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये सारे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर्स हो गए। दूसरा पार्ट होता है इसी सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। दोनों ही ग्रुप के अकाउंट्स में आपको ये बाइफर्केशन दिखाई देगा, चैप्टर्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अगर तुम मेरे से वेटेज वाइज पूछो, वेटेज वाइज मैं वेटेज 120 मार्क्स में बता रहा हूं। 120 मार्क का जो पेपर आता है उसमें 90 to 95 मार्क चैप्टर्स का रहता है। 90 to 95 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं वो चैप्टर्स पोर्शन से रहते हैं। 25 to 30 मार्क जो रहता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन से रहता है। सर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन पढ़ा रहे हो, मतलब आप छोटा वाला पोर्शन हम लोगों को पढ़ाओगे? बच्चा ये छोटा पोर्शन तो है, बट इसका सबसे बड़ा एक जो खासियत है वो ये है, दोनों ही पेपर में, चाहे अकाउंट्स हो चाहे एडवांस अकाउंट्स हो, जो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उनमें चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। 25 to 30 मार्क में 20 मार्क कंपलसरी, 5 to 10 मार्क आपका क्वेश्चन नंबर 6 में रहता है, वो मैं सब बताऊंगा टाइम टू टाइम, तो वो आप कर भी सकते हो, आप ऑप्शन में छोड़ भी सकते हो, बट 20 मार्क तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड तुमको एक बात बताऊं, तुम जो भी अकाउंटिंग करते हो, वो अकाउंटिंग जो मैं बोलता हूं कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, प्रॉफिट आया तो पीएल में जाएगा, लॉस आया तो पीएल में जाएगा, मैं कहां से बोलता हूं तुमको? कोई टीचर तुमको बचपन में सिखाए हैं? कहां से सिखाए हैं? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। मतलब ये जो चैप्टर्स में आप पढ़ाई करोगे ना कि ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। यानी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, चैप्टर्स का अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपकी बहुत सारी बचपन में ही ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दे दी है। तो ऐसा नहीं है कि बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आप चैप्टर्स कर नहीं सकते, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ बातें ऐसी आएंगी जो आपने चैप्टर्स में ऑलरेडी अप्लाई कर रखी होंगी, और वही आपका मेन बेस फॉर्म करता है पूरी की पूरी पढ़ाई का। मैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए लाइव ले रहा हूं बिकॉज दे आर वेरी 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 टेक्निकल, एंड फ्रॉम दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली द टोटल अकाउंटिंग प्रोसीजर इज गवर्न्ड। पूरा अकाउंटिंग में जो भी सीखने जाओगे वो उन्हीं चीजों से गवर्न होगा, इसीलिए मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर चैप्टर्स की क्लासेस का क्या होगा? चैप्टर्स की क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो मोड में आपको दी जाएगी, और हर चैप्टर के बाद मैं फरवरी एंड के आसपास से स्टार्ट करूंगा रिवीजन कम प्रैक्टिस क्लासेस, जहां पे हम लोग समरी मैट को फिल करके पूरा रिवीजन करेंगे चैप्टर का, और फिर हर चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चंस बना बना के चैप्टर को प्रैक्टिस कर करके कंप्लीट करेंगे।
तो इस टर्म में फॉर नवंबर 2021 टर्म जो आपको क्लासेस दी जाएंगी, चैप्टर्स वाला पार्ट विल बी रिकॉर्डेड विथ न्यू लेक्चर्स गिवन फॉर समरी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का ही मैं आपके साथ लाइव लूंगा, और यही लाइव का तरीका रहेगा ऐप पर। ये लाइव आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं, नवीन क्लासेस ऐप पर ही आपको क्या करना है, लाइव करना है। तो अकाउंटिंग का अगर तुम मेरे से पूछो सिलेबस क्या है, मैं बोलूंगा अकाउंट्स में दोनों पेपर का ही सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है, चैप्टर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल 120 मार्क का जो पेपर होता है उसमें 90 to 95 मार्क चैप्टर से आते हैं, 25 to 30 मार्क आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे क्या क्वेश्चन आता है, वो सब समझाऊंगा। अब क्योंकि मैंने ये समझा दिया और मैंने बोला मेरा आज का मुद्दा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थोड़ी सी बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर में, ग्रुप 1 अकाउंट्स, ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स पेपर में आपको दिए गए हैं। वेटेज नॉर्मली 25 to 30 मार्क का आपको दोनों ही पेपर में देखने को मिलेगा। अगर ग्रुप 1 के पेपर में बात करो, टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है 8। ग्रुप 1 के पेपर में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में है। सर ये 8 में आपने 6+2 क्यों लिखा? जो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हम एएस बोल के पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के पढ़ेंगे। जो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड है। चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड का मतलब एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा AS 13 से गवर्नड है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग का। तो अगर AS 13 से गवर्नड है तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैं उसके अंदर ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दूंगा, अलग से AS पढ़ने की जरूरत नहीं। एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो गवर्न होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, मैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर्स में ही पढ़ाऊंगा, अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुम मेरे से पूछो कोर AS कितना पढ़ना है, 6 AS पढ़ना है, बट टोटल AS है कितने? 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ग्रुप 1 के पेपर में, और ये आपको एग्जाम में 20 to 25 मार्क का देखने को मिलेगा। ग्रुप 2 के पेपर में 12+2 कितना हो गया रे? 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वही 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोर AS जो मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव, और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से पढ़ेंगे लाइव क्लासेस में, और ये टोटल एग्जाम में आपको 25 to 35 मार्क तक का दिख सकता है। सर ऐसा इम्बैलेंस क्यों है? यहां पर 8 वहां पर 14, या यहां पर 6 वहां पर 12? एक्चुअली क्या था ना, 3 टर्म पहले, 2 टर्म पहले, मतलब मई 19 तक ये बैलेंस था। ग्रुप 1 के पेपर में और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, AS 4 था, AS 5 था, AS 17 था, AS 22 था। इनको क्या किया इंस्टीट्यूट ने? 17 22 था, इनको इंस्टीट्यूट ने पटक दिया ग्रुप 2 में। यानी कुछ ग्रुप 1 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 टर्म पहले ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिए गए। ग्रुप 2 में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा है। ग्रुप 1 में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम है। बट वेटेज तुम जब एग्जाम में देखोगे ना, 20 to 25 इधर आएगा, 25 to 35 इधर आएगा। मतलब वेटेज में ज्यादा फर्क नहीं है, बट कवरेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज ग्रुप 2 की बड़ी है, ग्रुप 1 की छोटी है। बट जो ग्रुप 1 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनको पढ़े बिना समझे बिना ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ये टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सिलेबस है जो मेरे को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कवर करना है। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 18 क्लासेस के आसपास लगेगा, 17 to 18 क्लासेस। ग्रुप 2 में पढ़ाने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 25 to 27 क्लासेस लगेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये टोटल हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन का बाइफर्केशन है जो हम लोगों को पढ़ना है। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट शुरू कर दिया, चलो AS 1 पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास विल बी डिवोटेड टू बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बातें की गई, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए, किनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या इंड AS है, ये सारी बात अभी मैं 2 क्लासेस में करूंगा ताकि एक बेसिक बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। फिर जब भी मैं कोई AS में जाऊंगा ना, यू विल ऑलवेज फील गुड कि हाँ सर, आपने जो वहां बोला था वो हम यहां रिलेट कर पा रहे हैं। पहले बताइए
क्या आपको तीनों चीज समझ में आया? सीए इंटर का फुल सिलेबस, फिर अकाउंट्स का सिलेबस मोटा मोटा चैप्टर्स और एएस। मैं ये एकदम डीपली डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, बेसिक्स क्लासेस में मैंने ऑलरेडी कर रखा है सब कुछ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 पार्ट में, ग्रुप 1 में टोटल 8, ग्रुप 2 में टोटल 14। ये हम लोगों को लाइव पढ़ने का है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे को दिक्कत होता है, तुम अपने पूर्वजों से पूछ लो, पूर्वज मतलब तुम्हारे भैया, तुम्हारे चाचा, कोई भी जो लास्ट 2, 4, 5 साल में, 10 साल में एग्जाम दिया है, वो यही बोलेगा यार अकाउंट्स में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से आता है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत रटना है, बहुत लर्न करना है, ये वो हैन तैन बहुत बातें बोली होंगी उन्होंने, जो सारे मिथ्स है, जो मैं सारे आपके टाइम टू टाइम सब क्लियर करता जाऊंगा। ये वो पोर्शन है जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और यही पोर्शन को इजी बनाने के लिए हम लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्या सारे बच्चों को मेरा यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ नहीं, ये सारा मेरा जगह जगह पर लिखा हुआ है, बुक्स मटेरियल जो भी आपको दिए जाएंगे हर चीज लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है मैं क्या आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं। कोई भी पूछे अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, चैप्टर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90 to 95, 25 to 30। बोलेगा यार 100 मार्क का पेपर है, तुम तो इतना मार्क कैसे बोल रहा है? 120 मार्क का पेपर आता है, एक चॉइस रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 मार्क हमेशा कंपलसरी। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6+2, ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12+2, 20 से 25 मार्क, 25 से 30-35 मार्क, ये आपका मार्क्स बाइफर्केशन रहेगा। सारे बच्चों को क्लियर है क्या? एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो यस सर क्लियर है, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई की बात शुरू करूंगा। पहला काम था थोड़ा मोटिवेट करना, डेडिकेशन के बारे में समझाना। दूसरा काम था सीए इंटर वाले सिलेबस से थोड़ा सा तुमको अवगत कराना। अब मैं बिल्कुल भी इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट ऑन मूव करूंगा मेरे टॉपिक में। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड, आई विल बी शॉर्ट एंड क्रिस्प इन ऑल दीज थिंग्स, ताकि हम लोग पढ़ाई में जा सके। वेरी गुड, चलो तो अब मैं चलता हूं हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैट में। ये मैट आप लोगों को या तो मिल गई होंगी या मिल जाएंगी। आज की क्लास में मैट का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ आपको दिखेगा, मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग बात करेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझेंगे। तो आज आपको बुक नहीं चाहिए, बट मैं बुक का एक टूर करवा रहा हूं ताकि तुमको क्लियर हो जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सबसे टफ पोर्शन है। मेरे को इसको बहुत 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 लॉजिकल तरीके से पढ़ाना पड़ता है ताकि तुमको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोग जब पढ़ेंगे क्लासेस लगेगी इतनी सारी, हम लोग जब क्या बोलूं मॉक टेस्ट लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा इतना, और जब एग्जाम्स की बात आएगी एग्जाम के एक दिन पहले तब आपको पढ़ना है सिर्फ इतना। मतलब मैं पढ़ाऊंगा इतना, एग्जाम मॉक टेस्ट जब लूंगा तब इतना रिवाइज करके आओगे, और एग्जाम्स के लिए इतना सा टाइम में सारा काम हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम के पहले जो एक दिन आपको मिलता है उस एक दिन में 2 घंटे के अंदर आप सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कर पाओ, आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये मेरी ग्रुप 1 की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मॉड्यूल है। ये सारा चीज मैं अगर आगे बढ़ाऊं, ये आ गया कंटेंट का पोर्शन। कंटेंट के पोर्शन में इंट्रोडक्शन पहला पार्ट है, फिर आपको 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा होगा, AS1, AS2, AS10, AS11, AS12, AS16, टोटल 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन का पार्ट ग्रुप 1 हो ग्रुप 2 हो सब सेम रहेगा, इसमें कोई अलग नहीं है, इंट्रोडक्शन रिमेन सेम। इसके नीचे मैंने दे रखा है पास्ट एग्जाम का एनालिसिस। पास्ट एग्जाम के एनालिसिस में आप देख पाओगे हर टर्म में 25 मार्क्स, 20 से लेकर 30 के बीच में 25-30 मार्क आपको हर टर्म में दिखाई देगा। और मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, केस स्टडी बेस्ड, थ्योरेटिकल टाइप बेस्ड और न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड। ये तीनों का डिवीजन आपको ऑलरेडी दिखता रहेगा। इंडिविजुअल एएस में भी जब मैं जाऊंगा मैं हमेशा बताऊंगा ये एएस किस पर्पस के लिए या किस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है, ताकि आपका दिमाग हमेशा फ्रेम रहे कि मेरे को ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं एएस में जाऊं, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन में मेरे को बोलना ही है, लिखवाना कम है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आऊं जैसे AS1, आपको दिखेगा हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने पहले प्रोविजन लिखना चालू किया,
एक्सप्लेनेशन के लिए पूरी की पूरी टेबल छोड़ दी, मतलब पढ़ने के बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब है जो मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया, मैं उस एक्सप्लेनेशन टेबल में लिखा दूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कोई कॉपी नहीं चाहिए आपको, मैं बुक में ही कराऊंगा। कॉपी सिर्फ एक काम के लिए चाहिए, वो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए। मैं क्लास के बाद जो आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क वाला पार्ट के लिए आपको एक पतला सा कॉपी बना के रखना है ताकि आप एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा बुक में ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। एक्सप्लेनेशन हर के बाद आपको दिख जाएगा, हर प्रोविजन के बाद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। फिर प्रोविजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं वो प्रोविजन के नीचे ही देता हूं ताकि प्रोविजन पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पढ़े आप रिलेट कर पाओ। ओके, मैंने अभी ये पढ़ा, इस पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है, और उस क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर का पूरा टेबल दिखाई देगा जहां पर मैं वो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करके क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके नीचे आंसर का पूरा पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ये 7 क्वेश्चन जैसे ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा। लिखेंगे प्रॉपरली जैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद इसी मैट में नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई देगा समरी। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद 10 से 15 मिनट लेकर हम लोग उसका समरी पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे इस टेबल में। आप जब क्लास से जाने के बाद पहली बार घर पे पढ़ाई करोगे तब आप पूरी अच्छी तरीके से पूरे एएस का टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम एंड एग्जाम से पहले जब आप पढ़ोगे आप सिर्फ इस समरी को पढ़ोगे। ये समरी मैं आपको ऐसी बनाकर दूंगा जिसमें रेलिवेंट टेक्स्ट, रेलिवेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स सब कुछ कवर रहेंगे। अगर आप एग्जाम से पहले ये भी अच्छे से पढ़ के जाते हो और इन वर्ड्स को भी लिख के आते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। आपका कोई मार्क्स वहां पे कट नहीं किया जाएगा। तो ये समरी भी हम लोग बुक के अंदर ही करेंगे। इस समरी के लिए भी हम लोगों को कोई कॉपी नहीं बनानी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बुक के अंदर ही हो जाएगा। इसके बाद ये हो गए सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बोलूंगा आपको घर पे लिखने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे या फिर जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखे हैं उसके रेप्लिका होंगे। यहां पर सेल्फ टेस्ट में कभी आपको नया टाइप का क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा। होता क्या है, अब इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखो तो एक स्टडी मटेरियल, फिर उसका आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, पास्ट क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, बहुत कुछ रहता है। हम लोगों को आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट यू कैन हैव द मैक्सिमम कवरेज। मैं क्या करता हूं, क्लास में हर टाइप का 1 से 2 सम आपको ऑलरेडी करवा देता हूं और उसी से रिलेटेड जो और रेप्लिकेटेड सम्स है जो टाइम टू टाइम एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं उनको मैं सेल्फ टेस्ट में दे दिया ताकि आप घर बैठ के जब प्रैक्टिस करें आप खुद समझ पाए कि लिखना कैसे है आंसर। उन सबके आंसर ऑलरेडी आपको ऊपर दिखाई देंगे। मैंने क्लास में ऑलरेडी वैसे क्वेश्चंस करा रखे हैं, बट ये इसलिए क्वेश्चन देता हूं ताकि आप भी रिटन प्रैक्टिस करो। क्लास में तो क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, जब मैं लिखवाता हूं, बहुत ऑब्वियस लगता है, आपको लगेगा यार ये तो हम कर ही सकते थे, बट वही चीज जब घर पे आपको खुद से करना पड़ता है ना, बहुत बार ऐसा होता है आप थोड़ा सा फील करते हो कि नहीं हमको थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। उससे आपको एक्चुअल पता चलता है कि आप उस लेवल पे पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे। बट ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे ना, ये सारे के सारे मेरे जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं उनका रेप्लिका ही रहेगा। आपको अलग क्वेश्चंस यहां पर दिखाई नहीं देंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो बुक है ना, इस तरीके से बनाई गई है ताकि अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस, समरी सारा एक ही जगह हो जाए, आपको अलग अलग जगह सब कुछ करना ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को जब तुम पढ़ाते हुए देखोगे ना, आप देखोगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास में आपका एक अलग एनर्जी लेवल रहता है। आप जब समझाते हो आप इतना कुछ समझा देते हो कि हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। जबकि चैप्टर्स में सर हम लोगों को लगता है अंडरस्टैंडिंग फटाफट हो गया, क्वेश्चंस बनाते जाओ खाली। वही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना इन डेप्थ रहेगा, चैप्टर्स उतने इजी लगेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना तुम्हारा कमजोर रहेगा, चैप्टर्स में तुमको उतना ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि तुम्हारा नींव अगर क्लियर नहीं है तो बिल्डिंग बनाने में और बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है उसमें हमेशा प्रॉब्लम होगा। तो मैं भी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाता हूं इसी फोकस से पढ़ाता हूं। इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल पार्ट, इट इज समथिंग जो आपको पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में हेल्प करेगा। एंड एक मजे की बात बताऊं, इंटर लेवल के सिलेबस में तो ये चैप्टर एएस दिख रहा है, फाइनल लेवल का सिर्फ सिलेबस क्या है पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
अभी इंडिया में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंड एएस। फाइनल लेवल पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ इंड एएस है, वहां पर कोई चैप्टर्स एएस का बाइफरकेशन नहीं है, वहां पे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और कुछ नहीं है। एग्जाम में जो नया पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वही आपका पूरा सिलेबस है। जितना इंटर लेवल पे तोड़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट रखोगे ना, फाइनल लेवल तुमको लगेगा सर आपने ऑलरेडी सब सिखा दिया था इंटर लेवल में, फाइनल लेवल हम लोगों को बहुत सिंपल लग रहा है। और मैं समझाऊंगा किस तरीके से इंटर लेवल और फाइनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कनेक्टेड है, और इंटर लेवल में मेहनत करने के बाद फाइनल का लेवल का मेहनत कितना कम हो जाएगा अकाउंट्स के पेपर में, वो आपको मैं समझाऊंगा जब मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। तो सबसे पहला बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए नो सेपरेट कॉपीज रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सारा पढ़ाई आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक में ही करना है। कॉपी सिर्फ एक काम के लिए रिक्वायर्ड है, जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है वो जब आप सेल्फ रिटन प्रैक्टिस करोगे तब आपको उसके लिए कॉपी बनानी है, और शिद्दत से कॉपी बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप मिक्स मैच करके उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन कर रहे हो, शिद्दत से अच्छे से कॉपी बनानी है। एक पतली सी कॉपी बना लोगे ना तो ग्रुप 1 का आराम से उसमें काम हो जाएगा। तो हम लोग जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक में ही पढ़ेंगे। Is my point clear to everyone in the class? Can I start my first topic now? Can I start my first topic now? सारे बच्चे एक बार बता दो, क्या मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं? फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा ये सब तुम लोगों को बताना पड़ता है, अदरवाइज तुम लोग आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है वो समझ नहीं पाता। फर्स्ट क्लास में ये सब समझ गए, नेक्स्ट क्लास से इतना बोलना नहीं रहेगा, सीधा स्टार्ट करूंगा, टॉपिक पढ़ाई स्टार्ट। और मेरा आदत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अगर मान लो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया सेकेंड क्लास के बिगिनिंग में उसका रिवीजन वापस, वो फिर सेकंड क्लास का पढ़ाई, थर्ड क्लास में जब है फर्स्ट और सेकंड क्लास का रिवीजन, फिर थर्ड क्लास का पढ़ाई, ताकि थर्ड क्लास के एंड में जब समरी लिखने जाए ना तुमको याद हो जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था क्या। समरी तुम खुद बोलो कि सर इस पॉइंट में ये लिखना है, इस पॉइंट में ये लिखना है, इस पॉइंट में ये लिखना है, मेरे लिए काम और आसान हो जाएगा, तुमको भी अलग से लर्न करने का दरकार नहीं पड़ेगा। डन है? चलिए स्टार्ट करता हूं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक का हेडिंग देखो क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये समझो। कोई भी ए स्टार्ट करूंगा, क्या पढ़ाना है उसमें पहले वो समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले टॉपिक में हम लोगों को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। क्या छोटे छोटे क्वेश्चन सर जो तुम्हारे दिमाग में अभी आ रहे होंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या चीज का हम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्चुअली है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है, अगर मैंडेटरी है तो कौन सी बिजनेस एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, इंड एस क्या है, आईएफआरएस क्या है, ये सब वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं। इंड एस क्या है, आईएफआरएस क्या है, क्यों इंडिया में इंड एस आ रहा है, इंड एस कैसे कैसे एंटिटीज पर एप्लीकेबल है। ये बहुत छोटे 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 क्वेश्चंस जो है मेरे को आपके साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझाने हैं, आपके साथ डील करने हैं। ये डील करना पता है क्यों जरूरी है? तुम किसी दफ्तर में गए, किसी ऑफिस में गए, किसी क्लाइंट के पास गए ऑडिट करने के लिए, तुम वहां पर ऑडिट कर रहे हो। ऑडिट क्या चीज की करते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तो आप समझते ही हो, जो पूरे साल भर कामकाज हुआ उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोगों को क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी लिखा है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। अब ट्रू एंड फेयर होने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने होने चाहिए वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बने होने चाहिए, और अकाउंट से रिलेटेड रूल्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा जिस एंटिटी का, क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हो उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं। एप्लीकेबल है तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, क्या उन एंटिटीज को कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एग्जेम्पशन है या नहीं, क्या उन एंटिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे
फॉलो करने हैं, उन एंटिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, फिर आप ये चेक करोगे ना कि फॉलो हुआ या नहीं। तो पहला काम आपका रहेगा ऑडिटिंग करते समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाए गए हैं कि नहीं, और रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला पार्ट आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किन किन एंटिटीज को फॉलो करना है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये आपको मैं सबसे पहले इस टॉपिक में समझाने वाला हूं। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में है क्या, वो तुमको समझाने जा रहा हूं मैं इस टॉपिक में। टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद ये आएगा, क्या सर जो आपने इतना सारा पढ़ाया मेरे को लर्न करना पड़ेगा? आंसर इज नो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लर्न नहीं करना, कुछ एक आध लाइंस होंगी हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मैं बोलूंगा आपको याद होनी चाहिए। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझते चलना है और समझ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आपको ध्यान रखना है। तो मैं जो भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ाने वाला हूं, आपको लर्न कुछ नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। क्या सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। यहां से एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको पॉइंट बेस्ड आंसर लिखना पड़ता है। तो बस आपको उसकी नॉलेज होने से आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। तो सबसे पहला बात, अगर कोई मेरे से पूछे सर क्या इस पार्ट से एग्जाम के क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बच्चा पढ़ता उसी चीज को है जो उसके लिए एग्जाम रेलिवेंट है। अगर कोई चीज मैं पढ़ाते जा रहा हूं और लास्ट में जाके बोलूं एग्जाम में नहीं आएगा, बच्चा मेरे को गाली देने लगता है, बोला फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों किए। मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, एग्जाम में भी आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट ये लर्न नहीं करना, ये सिर्फ समझना है क्या होता है। अब मैं तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड के बारे में समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहला, मेरे को कोई भी बच्चा क्लास में, कोई भी बच्चा इस वर्ड का मतलब समझा सकता है क्या? मैं अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक वर्ड की बात कर रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड्स। एनी स्टूडेंट इन दी क्लास, क्या आप मेरे को बता सकते हो स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टैंडर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड? आप ये वर्ड बहुत यूज करते हो, स्टैंडर्ड वर्ड। मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है, आपका ऐसा स्टैंडर्ड है, उसका ऐसा स्टैंडर्ड है, भाई उसका स्टैंडर्ड देख, ये वर्ड आप बहुत जगह यूज करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड? एनीवन इन दी क्लास, चैट बॉक्स में लिखेंगे आप। और क्लास तभी मजा आएगा व्हेन यू आर टेकिंग पार्टिसिपेशन। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग यू विल ऑलवेज एंजॉय, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2 घंटा 2.5 घंटा बीतेगा। इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आपको हमेशा लगेगा कि सर जो भी बोल रहे हैं मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। प्लीज पार्टिसिपेट। स्टैंडर्ड, ओके। ऋतिक बोल रहा है लेवल, निष्ठा बेंचमार्क, इशू लेवल, सलोनी स्पेसिफाइड लेवल, ओके, कृतिका लेवल, किंजल पैरामीटर्स, ओके। आपने वर्ड सही चुने हैं, लेवल, पैरामीटर, बेंचमार्क, गुड। लेवल ऑफ मेजर, स्पेसिफाइड लेवल। कोई भी बच्चा गूगल ना करे, हाँ प्लीज गूगल नहीं करेंगे जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा। घर पे बैठे हैं ना, सामने बैठते हो तो हिम्मत नहीं होती है, घर पे बैठ के तुम कुछ भी कर सकते हो, गूगल मत करना, तभी मजा आएगा, ठीक है? और जो भी गूगल करना होगा मैं खुद कर लूंगा, मैं आईपैड में आपको खोल के दिखा दूंगा, देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, सब कुछ। मैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा मैं तुमको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा और दिखाऊंगा देख कैसे लिखा हुआ रहता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, सब पढ़ाऊंगा। गुड। बच्चों ने कुछ वर्ड्स बोले, लेवल, बेंचमार्क, लेवल, बेंचमार्क, मेजर, ये सारे वर्ड्स बच्चों ने बोले। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब यही होता है जो आपने बोला। सर स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब एक बेंचमार्क, एक मेजर, एक लेवल, जो कंपैरेटिव एनालिसिस में काम आता है। अगर आप कोई चीज को कंपेयर कर रहे हो, उस कंपेयर करने के लिए जो आपको लेवल, बेंचमार्क, मेजर चाहिए, उसके लिए जो लेवल काम आता है उसको हम लोग सर एक स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग के लिए बनाए गए पैरामीटर्स।
अकाउंटिंग के लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन करता हूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए मैं एक लाइन बोलता हूं, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू योर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू योर अकाउंटिंग प्रॉब्लम इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। होता क्या था, ध्यान से मेरी बात सुनना। बिजनेस में एक इवेंट हुआ। आप इवेंट ट्रांजैक्शन वर्ड्स अब समझने लग गए हैं फाउंडेशन के बाद। अगर किसी को दिक्कत है अभी भी, जो मेरी बेसिक्स क्लासेस है इंटर लेवल की, वो आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, वो यूट्यूब पर ऑलरेडी डाली हुई है। अकाउंटिंग में, बिजनेस में कोई एक इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है? उस ट्रांजैक्शन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते समय कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें? सुनना और सोचने का कोशिश करना। नंबर 1, ये कब रिकॉर्ड करना चाहिए? टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, हम लोग उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। जैसे मान लो मेरे पास एक कस्टमर आया, मैं मान लो स्टेशनरी डीलर हूं, या मैं मान लो एक टीचर ही हूं। चलो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, टीचर हूं। एक स्टूडेंट आया, सेंटर पे एक स्टूडेंट आया। स्टूडेंट आके बोला, सर मेरे को सीए इंटर का अविनाश संचेती सर का, नवनीत मुंद्रा सर का अकाउंट्स कॉस्ट एफएम का कोर्स परचेज करना है, आप उसकी डिटेल्स दीजिए। मेरा जो स्टाफ बैठा है वहां पे, वो सारा डिटेल्स उसको समझाता है, वेबसाइट वगैरह दिखा देता है, किस तरीके से परचेज करते हैं, सब समझा देता है। फिर वो बच्चा बोलता है, ठीक है सर मैं समझ गया, मैं एक दिन में आपको बताता हूं। क्या ये एक दिन बाद जो वो मेरे को बताएगा, मैं उसको अभी ही खुश होके ये बोल दूं कि अब कल एक सेल्स होने वाला है, उस सेल्स को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दो? आंसर इज नो। सर सेल्स होने के लिए उस बच्चे ने क्या आपका कोर्स सब्सक्राइब किया? मैंने बोला नहीं, बट वो बोला है ना एक दिन में बता देगा। तो सर आप अभी कैसे सोच सकते हो एक दिन में बता देगा? सर अभी तो रुक जाओ, उसको बताने दो। ये रूल्स है रिकॉग्निशन का, कब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। मान लो नेक्स्ट दिन आके वो मेरे को पैसा दे दिया। हमने उसको बोला आपको कोर्स और मटेरियल 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। और एक चीज और बोला, अगर तुम 1 महीना कोर्स देखते हो और तुमको लगता है तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हमारी पॉलिसी है आप रिटर्न कर देना, हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे। अमेजन पे होता है ना, अमेजन पे आपने गुड्स खरीदा, 7 दिन देख लो, 7 दिन में नहीं आया, रिफंड करा लो, रिप्लेस करा लो, वगैरह वगैरह जो भी रहता है। अब मान लो नेक्स्ट दिन वो आके पैसा दे दिया, बट मैंने उसको 1 महीने का टाइम दिया, नहीं पसंद आया तो वो रिटर्न करके पैसा रिफंड ले सकता है। क्या मैं उस समय सेल रिकॉर्ड कर दूं जब उसने सब्सक्राइब किया, पैसे दे दिए? कंसीडरिंग, हैविंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड दैट एक महीना के अंदर वो आके मेरे को रिफंड भी कर सकता है, मतलब मेरे से रिफंड भी मांग सकता है। यानी हो सकता है वो तीसरे दिन आए और बोले अविनाश सर का कोर्स हमको नहीं चाहिए, मेरे को मेरे पैसे वापस कर दो। क्या मैं सेल्स उसी दिन रिकॉर्ड कर दूं जिस दिन उसने पैसा दे दिया, या मैं वेट करूं कि 1 महीना खत्म हो, अब वो नहीं आएगा, अब उसको पसंद आ गया है, बल्ले बल्ले अब मेरी कोर्स की रिकॉर्डिंग कर लो, सेल की रिकॉर्डिंग कर लो कि वो बच्चा खरीद के लेके गया, मेरे को पैसे दे दिए। मैं अभी ये आंसर नहीं करने वाला हूं कब रिकॉर्ड करें, मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करते समय ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कब करूं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इवेंट्स रिलेटेड हैं, बहुत सारे इवेंट्स रिलेटेड है। तो किस इवेंट पर एक्चुअली मेरे को उसका रिकॉर्डिंग करना चाहिए, ये कैसे पता किया जाए? दूसरा, रिकॉर्डिंग करेंगे किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक मॉनिटरी वैल्यू, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करें? मान लो 35,000 का कोर्स है, हमने बोल रखा है कॉम्बो में लोगे तो 30,000 रुपए में, 30,000 रुपए में मिल जाएगा। तो सर हम 35,000 पे रिकॉर्ड करके 5,000 डिस्काउंट दिखाएं या 30,000 पे रिकॉर्ड करें? सर फिर 30,000 रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंट्स की, एडवांस अकाउंट्स की, एफएम की, इको की, कॉस्ट की फीस कैसे डिवाइड करें? सर अकाउंट्स में तो हम लोगों को सारा दिखाना पड़ेगा, क्यों? आप और नवनीत सर पार्टनर है तो ईयर एंड पे आप लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो पता तो चलना चाहिए ना किसने कितनी मेहनत की, किसका कितना सेल्स आया, उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो रिकॉर्ड करते समय मेरे को यह ध्यान रखना है कौन सा मेरे को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को।
ये दूसरा दिक्कत आता है। अब रिकॉर्ड मैंने कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद ईयर एंड पे बताओ क्या करना है, इस पूरे ट्रांजैक्शन जो साल भर में हुए उनका समराइज रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन मैं कैसे प्रेजेंट करूं? ये जो मैंने सामने वाले को सेल किया, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो सेल किया अभी जनवरी में सेल किया, 6 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है, 6 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है, और मैं 31 मार्च को अपना फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, 31 मार्च को। सोच के बताना, ये जो 6 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चलेगा, जून तक चलेगा। क्या ये पूरी की पूरी सेल्स मैं इसी साल दिखा लूं? क्योंकि पैसा आज मिल गया है बट सर्विस 6 महीने प्रोवाइड करेंगे हम लोग, क्या मैं वो पूरा का पूरा इनकम इस साल रिकॉर्ड कर लूं, या फिर 3 महीने का इनकम इस साल, 3 महीने का इनकम नेक्स्ट ईयर? अगर इनकम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा तो इस साल उसको रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड बोल के दिखाना होगा। मैं क्या करूं उस चीज का? ये हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो मेरे को स्टेक होल्डर के लिए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, क्या टाइप की इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ये दिक्कत आएगा जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड कब करूं, उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करूं, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज करूं, ये सारी दिक्कत आती है जब एक बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके पास आती है, इनका कोई सल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा। जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे ना, हर एंटिटी अपने हिसाब से जो उसको समझ में आता था उस हिसाब से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती थी, मेजर करती थी, प्रेजेंट करती थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता था, ध्यान से सुनना। मान लो मेरा एक एंटिटी है नवीन क्लासेस, ठीक है, टीचिंग एंटिटी, मान लो नवीन क्लासेस लिमिटेड, इसका शेयर्स मार्केट में चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। और एक पढ़ाने वाली कंपनी है, मान लो सीए पढ़ाते हैं, एबीसी लिमिटेड। अब आप एक एज एन इन्वेस्टर आप कंपेयर करना चाहते हो नवीन क्लासेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को विद एबीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप कंपेयर करोगे, आप सोच रहे हो during this pandemic online teaching classes, online tuition classes will be a very good market, so investing in this market may yield me profits in future। तो आप कंपेयर करने निकले नवीन क्लासेस को एबीसी लिमिटेड को, नवीन क्लासेस को अनअकैडमी को, नवीन क्लासेस को बाईजूस को। सर आप क्या से कंपेयर कर रहे हैं सर? कभी ना कभी तो हम भी बनेंगे, हम लोग लेवल तो वही सोच के रखना चाहिए। आप एम फॉर द मून या एम फॉर द स्टार सो दैट यू कैन रीच द मून, जो भी आपका प्रोवर्ब होता है। तो नवीन क्लासेस बाईजूस को कंपेयर करने निकले, आप देख रहे हो नवीन क्लासेस इस तरीके से अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर रहा है, बाईजूस किसी और तरीके से अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर रहा है। जब मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा, मेरे को तो दोनों का कंपैरिजन का रिजल्ट ही कुछ और दिखेगा। नवीन क्लासेस क्या कर रहा है, जो जनवरी में फीस आ गई, पूरा का पूरा इसी साल इनकम दिखा दिया, सर्विस कभी भी देनी है। बाईजूस क्या कर रहा है, 6 महीने की फीस इस साल 3 महीने का दिखाया, नेक्स्ट ईयर 3 महीने का नेक्स्ट ईयर दिखाएगा इनकम। तो बाईजूस का जो प्रॉफिट है वो कम दिखाई देगा, नवीन क्लासेस का इस साल का प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। नॉट बिकॉज उन्होंने अलग अलग परफॉर्म किया है, बिकॉज उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग है। उन्होंने एक ही ट्रांजैक्शन को, मान लो एक बच्चा मेरे से 30,000 का खरीदा, एक ही कोर्स खरीदा 30,000 का पूरे साल भर में, बाईजूस से भी 30,000 का कोर्स खरीदा, बट नवीन क्लासेस ने क्या किया, पूरा 30,000 इस साल का इनकम दिखा दिया। बाईजूस ने इस साल 15,000 इनकम दिखाया, नेक्स्ट ईयर 15,000 इनकम दिखाया। पीएल जब देखोगे कौन बेटर दिखेगा? पीएल जब देखोगे नवीन क्लासेस बेटर दिखेगा, नॉट बिकॉज नवीन क्लासेस हैज परफॉर्म्ड वेल, बट नवीन क्लासेस की पॉलिसी वो थी, अकाउंटिंग पॉलिसी वो थी। इसके कारण क्या हो रहा था, जब लोग अलग अलग टाइप का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज कर रहे थे ना, प्रॉब्लम आ रहा था जब उनका फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा था स्टेक होल्डर, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बेस पर नहीं बनाए गए, एक स्टैंडर्ड पर नहीं बनाए गए हैं, इनमें अलग अलग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं। ये इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कंपेरेबिलिटी का लॉस्ट हो जाना। कंपेरेबिलिटी का लॉस्ट हो जाना, हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
ट्रू एंड फेयर तभी मानते हैं जब उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। फाउंडेशन में ऐसा वर्ड सुना होगा, कुछ नाम सुने होंगे, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल ही नहीं है, आप कभी भी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे कि आपको किस एंटिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हर एंटिटी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग इवेंट को, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो देयर वाज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज दीज डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। वर्ड बोल रहा हूं, टू स्टैंडर्डाइज दीज डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस and to diversify and to standardize these diversified principles, हम लोगों को लाना पड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक रूल, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, पैरामीटर है जिसके हिसाब से आपको कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। और ये जो रिकॉर्ड और प्रेजेंटेशन का जो लेवल है ना, मैक्सिमम एक्सटेंट तक एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। यहां पर डाइवर्सिटी का स्कोप नहीं दिया गया है। कुछ जगह अभी भी डाइवर्सिटी अलाउड है, बट मैक्सिमम जगह पर क्या दिया गया है? एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, इसको इस तरीके से रिकॉर्ड और प्रेजेंट करना है, चाहे नवीन क्लासेस करो चाहे एबीसी करो, अनलेस देयर इज अ मटेरियल डिफरेंस इन ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन एक टाइप का है तो उसका रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन भी एक टाइप से होना चाहिए। इस स्टैंडर्डाइजेशन लाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहला बात आपको यह समझ में आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है। एक लाइन याद कर लो मेरे साथ, कभी पूछेगा नहीं, बट ये लाइन याद रहने से ऑलमोस्ट आपको हमेशा याद आ जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू योर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। अगर अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया। कहां पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अब क्वेश्चन अराइज करता है, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये बनाता कौन है? ये मैंडेटरी है कि नहीं फॉलो करना? ये सारा इस टॉपिक में हम लोग लाइन बाय लाइन, टाइम बाय टाइम डिस्कस करते चलेंगे। पहले सारे बच्चे क्लास के मेरे को ये बताओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब सारे बच्चों को क्लियर है? और क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए? एक ही आंसर होना चाहिए, टू इनहैंस कंपेरेबिलिटी, टू रिड्यूस डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया। क्या सारे बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझ में आया? सारे बच्चे प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे आप, मैं जब बोलूं तभी लिखना है आपको। इससे मेरे को ब्रेक भी मिल जाता है और तुमसे थोड़ा सा बात भी हो जाता है कि तुम सो नहीं रहे हो। ठीक है, यहां पे हम लोग अटेंडेंस नहीं लेते, अटेंडेंस काटते भी नहीं है। आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, तुमको बाद में करना तो पड़ेगा ही। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। अब मेरे साथ पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ आप रीड करोगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्टेडी, एकदम शांति से। लर्न करना है क्या? नहीं, क्या लर्न करना है मैं बताऊंगा, बस वही चीज लर्न करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। ये प्रेशर मत लेना कि अविनाश सर इतना पढ़ा दिए, हमको इतना सारा लर्न कैसे होगा, मत करना। एग्जाम में एक भी चीज नहीं पूछेगा, और ट्रस्ट मी, मैं जो बोलूंगा वही एग्जाम में आएगा, मैं जो बोल दूंगा नहीं आएगा वो कभी नहीं आएगा। इतना एक्सपीरियंस कैरी कर रहा हूं कि मैं जो बोलूंगा वही टाइप की चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा लर्न करने पे फोकस कम, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ज्यादा। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। सब बच्चों को दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया। पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग। क्या बोला देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है मतलब? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिटन है, डॉक्यूमेंट्स रिटन ही होता है। डॉक्यूमेंट्स जिसके जहां पर क्या चीज लिखा हुआ है पता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज।
जहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज के बारे में आपको बताया गया है। बुक नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं लिखना है, तुम सिर्फ समझते जाओ। आज बुक का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ध्यान दो। इशूड बाई, इशूड बाई, इशू कौन कर रहा है? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाई गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसा जरूरी नहीं है हर कंट्री में गवर्नमेंट ही इशू करेगा। हमारे इंडिया में क्या रूल है बताऊंगा तुमको। कभी कई कई कंट्री में अकाउंटिंग बॉडीज बनाया हुआ है, एक्सपर्ट बॉडीज बनाया हुआ है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, गवर्नमेंट मान लेता है, वही पब्लिक को मानना है। कहीं कहीं गवर्नमेंट बोलता है तुम बनाओ, फिर हम बोलेंगे इशू होगा कि नहीं, फॉलो करना है कि नहीं, हम बोलेंगे उसके बाद ही फॉलो होगा। तो बाई इशूड बाई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या फिर गवर्नमेंट या अदर रेगुलेटरी बॉडी। आगे कवरिंग द एस्पेक्ट्स, क्या कवर कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब किसी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉग्निशन का मतलब सिंपल मतलब लिखा रहा हूं, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। दूसरा वर्ड क्या बोला? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब वैल्यू, किस वैल्यू पे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मेजर करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पर दिखाऊंगा। तीसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पर और किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा फॉर स्टेक होल्डर्स। एंड नंबर 4 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये 4 वर्ड याद करना है। पूरे ज्ञान में 4 वर्ड याद करना है और नेक्स्ट टॉपिक भी ना ये 4 वर्ड ही है। तो मैंने क्या बोला, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय expert accounting body, government or regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure of transaction in the financial statements। एक particular transaction कब किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट किया जाए और उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ लॉ, रूल, रेगुलेशन। जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा या फॉलो करना चाहिए, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिफरेंट एंटिटीज के बने वो कंपेरेबल बने। आप सारे एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के उनको कंपेयर कर पाओ, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाओ, जज कर पाओ। तो मैंने आपको यही बोला, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा आपको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कब करूं, किस वैल्यू पे करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करूं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें लोगों को बताऊं, ये सारा बात आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। पहले बोलो, डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको क्लियर है? लर्न नहीं करना है, लर्न बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है आपको समझा दूं, लर्न बिल्कुल नहीं करना है। जितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, जितने मंद बुद्धि के बच्चे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब सेम है, क्योंकि कुछ लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझते चलना है। जिसकी सोच तेज होगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में राज करेगा। वेरी गुड, सारे बच्चों को ये वाली बात मीनिंग क्लियर है। अब इसी का दूसरा पार्ट, ये इसी से लिंक्ड टॉपिक है, इश्यूज डेल्ट विथ बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन इश्यूज को डील करता है? 4 इश्यूज दिख रहे होंगे, 4 इश्यूज, इशू नहीं इश्यूज। इशू अपने एक स्टूडेंट का नाम है, इशू नहीं इश्यूज। 4 इश्यूज। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलना चाहिए। ट्रांजैक्शन को हम लोग कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मेजर मतलब किस वैल्यू पर इन ट्रांजैक्शन इवेंट्स को दिखाया जाए। तीसरा, presentation of these transaction events in the financial statement in a manner that it is meaningful and understandable to the reader। ऐसे प्रेजेंट करो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ के समझ पाए उस चीज को। Number 4, disclosure requirement which should be there to enable the public at large and stakeholders and potential investor to get an insight into what these financial statements are trying to
रिफ्लेक्ट। डिस्क्लोजर करो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए जिनसे पढ़ने वाला आदमी ये समझ सके कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलना चाहते हैं। टोटल 4 इश्यूज डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करूं। मेजरमेंट, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको किस वैल्यू पर दिखाऊं। प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से कहां पर प्रेजेंट करूं। डिस्क्लोजर, उनसे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन बताऊं ताकि स्टेक होल्डर को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था या इस पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या हुआ था। टोटल 4 इश्यू डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। क्या सर ये नाम लाइन से याद रखूं? लाइन से याद रखोगे हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किस टाइम पर रिकॉर्ड करूं, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करूं और क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूं। तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बात, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात। लाइन से याद रखोगे हमेशा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। क्या पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 2, ये मैं चाहूंगा बच्चे को लर्न होना चाहिए। इस पर इंस्टीट्यूट बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है। व्हाट आर द इश्यूज डेल्ट विथ बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 4 पॉइंट: रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, measurement of these transaction events, presentation of transaction and events in the financial statement, disclosure of information related to those transaction events so as to enable the stakeholder or reader to get clear picture about that particular transaction or event। मेरे को 4 वर्ड होना जरूरी है, उसके बाद थोड़ा बना के लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लर्न मतलब लर्न बाय हर्ट नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए। एग्जाम में हूबहू 5 मार्क का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। क्या दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर है? एक बार सारे बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में यस और नो। मैं सिर्फ यस बोलता हूं तो बच्चा लिख भी यस देता है, भले ही समझ में ना आया हो। यस और नो लिख दो। कोई दिक्कत है तो अभी तक के टॉपिक में आप डाउट पूछ सकते हो। डाउट का आपको टाइम दिया जा रहा है, आपका समय शुरू होता है अब। थोड़े लाइव सेशंस में ना ये थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाता है। क्लास में तो क्या रहता है, बच्चे का चेहरा देख के समझ में आ जाता है मैं क्या करूं आगे। बट लाइव क्लास में जब मैं ये ऑनलाइन लाइव ले रहा हूं, प्रॉब्लम ये होता है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। क्यों? मैंने तो सारी बातें बोल दी, बट हो सकता है तुमको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन याद आ गया हो। तो मैं चाहूंगा ये डाउट का समय 5-5 मिनट का देता रहूं ताकि तुम ब्रेक भी ले लो और नंबर 2 तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। वेरी 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 गुड। अगर बिल्कुल क्लियर है ये 2 पॉइंट तो एक बार फटाफट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिलेटेड टू अकाउंट्स। शॉर्ट में बोलना है स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन टू योर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। 4 चीज के साथ डील करता है: रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ दोस ट्रांजैक्शन इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। वेरी 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 गुड। पॉइंट 4 क्लियर नहीं हुआ? ओके। कुसुम बोल रही है सर पॉइंट 4 एक बार समझाओ। सुनना मेरा बात ध्यान से कुसुम, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिलेट करोगे। नेक्स्ट क्लास में या देयर आफ्टर जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कराऊंगा, मैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊंगा कंपनीज के, उस समय ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सुनना, मान लो मेरा एक कंपनी है, कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, हमारे भाई की कंपनी है, हमारे खुद के भाई है, देखने में भी मेरे जैसे, साइज में भी मेरे जैसे और ऑरा भी मेरे जैसा, ठीक है ना। बस पैसा उनका अलग है, मेरा अलग है, कोई बात नहीं, भाई भाई पैसा अलग कर देता है। एक कंपनी है मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, ठीक है। पीएल बैलेंस शीट में आपने एक इंफॉर्मेशन देखी, क्या इंफॉर्मेशन देखी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक इंफॉर्मेशन देखी, इन्वेस्टमेंट्स 5,000 करोड़ या फिक्स्ड एसेट्स 5,000 करोड़, आपने ये इंफॉर्मेशन देखी, ठीक है। अब एक कंपनी में 5,000 करोड़ का मान लो फिक्स्ड एसेट है, मैं ये हाइपोथेटिकल फिगर देख रहा हूं, रिलायंस की बैलेंस शीट खोल के मत देखना, वहां पे थाउजेंड्स करोड़, इससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। 5,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अराइज हो सकता है दिमाग में, ये 5,000 करोड़ के एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स है यार? प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, व्हीकल्स भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट जो 5,000 करोड़ दिखाया गया है बैलेंस शीट में, इनके अंदर क्या क्या है, ये एज अ स्टेक होल्डर तुम जानना चाहते हो। सर ये जानना क्यों है आपको? मान लो मेरी बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट में तुमको दिखा 50 लाख के फिक्स्ड एसेट है, क्या 50 लाख का फिक्स्ड एसेट होने से ही मेरा बिजनेस बड़ा हो गया? तुमने जब फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल देखा, तुमने देखा अविनाश सर के फिक्स्ड एसेट में ना, अविनाश सर क्या करते हैं, मान लो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 50 लाख में 40 लाख का फर्नीचर बना रखा है। अब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैन्युफैक्चरर क्या चीज का मैन्युफैक्चरर, मान लो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर, 50 लाख का फिक्स्ड एसेट में 40 लाख का फिक्स्ड एसेट फर्नीचर का है, क्या मैंने प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स्ड एसेट में? सर मैन्युफैक्चरर के पास मशीन्स होनी चाहिए, प्लांट होना चाहिए, आपके पास टूल्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फर्नीचर भी होना चाहिए, बट सर 50 लाख में 40 लाख का फर्नीचर करते क्या हो? मैंने बोला शानदार ऑफिस बना रखी है यार, कभी आओ तुमको दिखाएंगे, आओ कभी हवेली पर। तुम बोले सर आप ये 40 लाख का फर्नीचर कितनी भी सुंदर ऑफिस बनाओ, सर हमारे लिए ये बेकार है। क्यों? सर आपके पास वेल्थ क्रिएट करने वाले एसेट्स नहीं है, वेल्थ क्रिएट करने वाले एसेट नहीं है तो सर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सर आपको क्यूरियोसिटी होती है, जब मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिखता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानने का, ताकि आप बिजनेस को ओवरऑल समझ सको और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सको। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, स्टेक होल्डर की नॉलेज इनहांस करने के लिए, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाने के लिए, ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। एक सेगमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सीखोगे, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक कंपनी का बनता है, अगर मैं कंपनी की बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है उसमें 5 चीजें होती है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। अभी एक एक के अंदर घुसने का जरूरत नहीं है, आपने बचपन में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ रखा है ना, वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में पढ़ रखा है। कंपनी के कुछ रूल्स अलग है, शेड्यूल 3 आ जाता है, वहां पे उनको बोला गया है बैलेंस शीट बनाओ, पीएल बनाओ, कैश फ्लो बनाओ, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बातें लिख रहे हो, बैलेंस शीट में कुछ लिखा, पीएल में कुछ लिखा, उनसे रिलेटेड बातें बताओ, ताकि हम समझ सके कि एक्चुअली क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सिर्फ ये बोल देना फिक्स्ड एसेट 50 लाख का है, इससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को उस फिक्स्ड एसेट का बाइफरकेशन करके दो, तब मेरे को समझ में आएगा एक्चुअली वो फिक्स्ड एसेट मतलब जो है 50 लाख का, वो आपके लिए सही है या नहीं है, आपने प्रूडेंटली पैसा लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। तो बोला क्या, देखो, द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच शुड बी देयर टू इनेबल द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर टू गेट एन इंसाइट इनटू व्हाट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग देम टू टेक प्रूडेंट एंड इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। मेरे को फिर पता चलेगा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के बाद पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। कुसुम क्लियर है? कुसुम क्लियर है ये बात? पक्का 100% एक बार बोल दीजिए क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर क्लास कब तक चलेगी? अब ये सब क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। मैं खड़ा हूं, तुम घर पे बैठ के कन्वीनियंटली देख रहे हो वीडियो को, मेरा कंसर्न होना चाहिए जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि बैठ पाऊं, आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद। कुसुम क्लियर है? कहां गायब हो गए? यस क्लियर है, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट ही है,
बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने आपको समझा ही दिया बेनिफिट्स। पहला मैंने बोला था, बताओ क्या, जो डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चल रही थी, हर एंटिटी ट्रांजैक्शन को अपने तरीके से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन अच्छा दिखे। उस डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करना, पहला अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज कर देना। स्टैंडर्डाइज करने से फायदा क्या हुआ, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे। तो इससे बढ़ेगा कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपेरेबल होने से अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अच्छा डिसीजन लेने के लिए मैंने अभी बोला कुछ डिस्क्लोजर भी करने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आप कंपनी की बात करो, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 3 फॉलो करना है। शेड्यूल 3 में कुछ डिस्क्लोजर्स बोले हुए हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडिशनल डिस्क्लोजर, जैसे मैंने बोला था रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, उस आइटम के बारे में क्या क्या बातें डिस्क्लोज करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जिससे फायदा क्या होता है, स्टेक होल्डर को एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है। तो 3 चीज मैंने बोली। पहला, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करना, इससे फायदा क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेबिलिटी इनहैंस होगा। और एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फुल इंफॉर्मेशन आपके स्टेक होल्डर्स को मिल सके। सर लर्न करना है क्या, खाली पॉइंट का जो मेन हेडिंग है वो पता होना चाहिए, बाई हर्ट कुछ भी लर्न नहीं करना है। एग्जाम में आता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, एक छोटा 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल के आ सकता है। मैंने पहले ही बोला इस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। ये एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन 4 से 5 मार्क का आ सकता है। पॉइंट अच्छे से लिखना, अंदर मन से बना के लिखना है, अंदर का ज्ञान आपको लर्न करने का जरूरत नहीं है। बट मेरे साथ एक बार पढ़ो तो सही, क्या है, आ जाइए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहला, standards reduced to a reasonable amount extent or eliminate altogether confusing variations in the accounting treatment used to prepare financial statements। जो स्टैंडर्ड है वो एलिमिनेट कर देता है या रिड्यूस कर देता है जो ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस यूज कर रही है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, additional disclosure, there are certain areas where important information are not statutorily required to be disclosed. Standards may call for disclosure beyond that required by law। लॉ ने बोल रखा है ये बातें बता दो, हो जाएगा। स्टैंडर्ड बोला इनके साथ ये भी बताओ ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल रेस्पेक्ट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तीसरा, application of accounting standard would to a limited extent facilitate comparison of financial statement of companies situated in different parts of the world and would also of different companies situated in the same country। जो आप diversified accounting practices अलग अलग जगह यूज करते हो उनको स्टैंडर्डाइज करने से कंपेरेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब मैं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं, जो अभी अभी इंडिया में 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस। जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया में जो छोटी कंपनीज है उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंपेरेबल बनाना। जो इंड एएस है, इंड एएस वो इंडिया की बड़ी कंपनीज और बाहर की कंपनीज का जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनको कंपेरेबल बनाना। अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का समय शुरू हुआ, इंडिया में 1991 से आया, बट अभी वो एक अलग लेवल पे है। मोदी जी फॉरेन ट्रिप्स घूमने के लिए नहीं करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के लिए करते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन के लिए फॉरेन ट्रिप्स मोदी जी करते हैं उसमें ना, जब भी बाहर के देशों में जाते हैं, बाहर वाले देश एक ही बात पूछते हैं, आपके जो इंडिया के लोग हैं ना वो तगड़े बहुत है, बिजनेस बहुत अच्छा जानते हैं, समझते बहुत अच्छा है, बट जब उनको कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ना, वो इंफॉर्मेशन छुपाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंदर पर्सनल इंटरेस्ट बहुत रहता है। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह है ना वो इतने भी इनहैंस्ड नहीं है कि वो उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सके। हम चाहते हैं कि इंडिया में भी उस लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जो फॉरेन कंपनीज फॉलो करती है ताकि सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाए। फिर रिलायंस का देखो या एप्पल का देखो, रिलायंस का देखो, फेसबुक का देखो, इनके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे जाए एक कंपेरेबल इंफॉर्मेशन मिले और जिससे कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से वो ले सके। इसीलिए इंड एएस इंडिया में लाया गया। मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंड एएस क्या है, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया।
बट फॉर द टाइम बीइंग कंपेरेबिलिटी को इनहेंस करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। 3 एडवांटेज ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिससे कंपेरेबिलिटी इनहेंस होगा, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, ट्रू एंड फेयर व्यू बढ़ सके। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर। लिमिटेशन ना, एक बार मैं आपको पढ़ा जरूर रहा हूं, बट ये लिमिटेशंस अभी पूरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा क्योंकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर गए नहीं हो। कोई भी चीज का लिमिटेशन तभी समझ में आता है जब आप उसके अंदर डीप इनसाइड चले जाओ, डीपली डाइव कर लो। अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिर्फ मतलब समझ में आया है, मतलब समझ में आने से लिमिटेशन उसका क्या है ये समझ जाए ये जरूरी नहीं है। एक बार मैं बेसिक बातें आपको बताऊंगा, प्लीज इसमें चाप मत लेना इतना कि सर मेरे को पूरा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। ये तभी समझ में आएगा जब हम लोग एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे और आप समझोगे यार ये बात इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोली है ना वो सही नहीं है, ये होने के कारण ये दिक्कत हो सकता है, तब आपको एक्चुअल लिमिटेशन समझ में आएगा। बट लिमिटेशन का पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा जरूर आपको। पहला देखना, सुनना ध्यान से, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ध्यान से सुनना, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्डाइज किया है, बट 100% स्टैंडर्डाइजेशन ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन कर दोगे कि सारी एंटिटीज को सिर्फ यही करना है, आप कुछ और कर नहीं सकते। बहुत बार क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन का नेचर होता है ना वो अलग अलग एंटिटीज का अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। उस ट्रांजैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई है ना वो कुछ अलग अलग हो सकती है। जिन इन्वायरमेंट में एंटिटीज काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, वो अलग हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पूरा 100% स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाए तो एंटिटीज जब उन रिजिड चीजों से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो ऐसा हो सकता है ट्रू एंड फेयर व्यू हर्ट हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू इफेक्टेड हो जाए। सिंपल बोलता हूं तुमको, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉस्ट फॉर्मूलाज आपने सीखे थे। कॉस्ट फॉर्मूलाज याद करो, कॉस्ट फॉर्मूलाज फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। मैंने बोला था ना लीफो और वेटेड सिंपल एवरेज तो काम का नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फीफो और वेटेड एवरेज प्रेस्क्राइब करता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने 2 ऑल्टरनेटिव दे दिए। इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय जब अजम्पशन लेना हो आप फीफो भी ले सकते हो, वेटेड एवरेज भी ले सकते हो। जब आपको ये 2 पर्टिकुलर ऑप्शन दिया गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन लैक है। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग एंटिटी अलग अलग तरीके से बिजनेस चला रही है, तो हो सकता है उनके ट्रांजैक्शन करने के तरीके में कुछ अलग अलग बातें हो। तो 100% स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। 100% स्टैंडर्डाइज पॉसिबल नहीं है तो आपको 2 ऑल्टरनेटिव मिल गए। अब एंटिटी को ये कंफ्यूजन है मैं फीफो चूज करूं कि वेटेड एवरेज। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बता सकता है कब क्या चूज करना चाहिए, बट आपके लिए कौन सा अच्छा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बता सकता, क्योंकि फिर हर एंटिटी के लिए एंटिटी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है, कौन सा ट्रीटमेंट मेरे को फॉलो करना चाहिए उसको चूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। उसके कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है। अब देखो, पूरा स्टैंडर्डाइज कर देते तो दिक्कत, कुछ ऑल्टरनेटिव दे दिया तो दिक्कत, मतलब इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। ये जो लिमिटेशन दिया गया ये एक्चुअली लिमिटेशन आपके भले के लिए है, बट लिमिटेशन है बोल के कुछ लिखना था, आंसर है, क्वेश्चन है 4 मार्क का, कुछ लिखना था तो उन्होंने ये पॉइंट लिख दिया। क्या बोला देखना, alternative solution to certain accounting problems may each have arguments to recommend them। हर का अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये कर ले या ये कर ले। Therefore the choice between different accounting treatments may become difficult। तो उनको कौन सा चूज करना है वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का लैक। There may be a trend towards rigidity and away from flexibility in applying the accounting standards। आपने सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब स्टैंडर्डाइज कर दिया तो यार रिजिड हो गए, हमको यही करना पड़ेगा, मेरा अगर कुछ और है तो हम वो कर नहीं सकते। मान लो मेरे एंटिटी में मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहा हूं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो मना ही कर दिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, मैं तो नहीं फॉलो कर पाऊंगा। इन्वेंट्री को मैं नहीं फॉलो कर सकता लिफो यूज करके, तो सर ये तो रिजिड हो गया ना। अगर कर देते तो प्रॉब्लम, नहीं किया तो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो देखो रहेगा ही। तो थोड़ा सा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में।
रिजिडिटी होना ही है। स्टैंडर्डाइज कोई भी चीज करोगे तो लगेगा यार ये स्टैंडर्ड क्यों है, मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बनना चाहिए, वो हमेशा रिजिडिटी रहेगा ही। तीसरा, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, ये जो है ये सही है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप बोल रहा है कि अभी भी सारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रोवाइड नहीं किए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ऐसी चीजें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनके ऊपर बना ही नहीं है। तो ऐसा होता है बहुत बार कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो स्कोप है वो रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बोलता ही नहीं है। धीरे धीरे बनेंगे, एक ही बार में सारा चीज बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तुम देखोगे वहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटिटीज से रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, बट जब इंड एस पढ़ोगे, आईएफआरएस पढ़ोगे, वहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटिटी से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। धीरे धीरे क्या कर रहा है गवर्नमेंट, जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। अभी तक फॉर द टाइम बीइंग देयर इज रेस्ट्रिक्टेड स्कोप बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर प्रॉब्लम के लिए अभी तक बना नहीं है। क्या लिखा है, accounting standard cannot override the statute, the standards are required to be framed within the ambit of prevalent statute। ये लोग statute के अंदर भी बनता है, उसको override नहीं कर सकता। नंबर 2, हर प्रॉब्लम्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक बना नहीं है, तो इनका जो स्कोप है ये रिस्ट्रिक्टेड है। अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर ट्रांजैक्शन के लिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो रेस्ट्रिक्टेड स्कोप में दो बात, ये स्टैट्यूट के अंतर्गत बनाया जाता है, लॉ के अंतर्गत बनाया जाता है, तो ये लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो इसका एक दायरा है लॉ के अंदर। दूसरा, हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए नहीं है। क्योंकि हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक बने नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं जिनमें हमको पता ही नहीं क्या करना है, क्योंकि उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ही नहीं है। उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शन में अभी भी ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं। धीरे धीरे ट्राई किया जा रहा है कि उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए जाए और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाए। तो टोटल 3 लिमिटेशन दिया। डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, अगर कहीं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अलाउ किया गया है, हम कौन सा चूज करें कैसे पता। दूसरा, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कर दिया, थोड़ा रिजिडिटी है, हमको लगता है अगर कुछ और फॉलो करना है तो हम वो फॉलो नहीं कर सकते। तीसरा, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। प्लीज ये वाला जो लिमिटेशन है ना, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी जब एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते जाएंगे और आप एक्चुअली समझने लगोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां कहां लिमिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो आपको एक एक करके समझ में आना शुरू हो जाएगा। बेनिफिट समझ में आता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया गया वो आपको मैंने समझा दिया। लिमिटेशन समझने के लिए थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अपने को जाना पड़ेगा। मैंने अभी तक 4 छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन इश्यूज को डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन। लर्न सिर्फ एक ही चीज अभी तक करने बोला, इश्यूज जो डील करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। डन है बात। 4 पॉइंट में किसी भी बच्चे को डाउट है, 4 पॉइंट में किसी भी बच्चे को डाउट है, प्लीज लिखे। 4 पॉइंट में किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछे, और डाउट अगर नहीं है तो 2 मिनट का टाइम लेकर प्लीज, आपके पास बुक नहीं है मिल जाएगी आपको, मैं समझ सकता हूं, 2 मिनट का टाइम लेके अच्छे से रीड कीजिए। मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूं यही चीज। लर्न नहीं करना है, नो लर्निंग, नो लर्निंग, ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग। एक इंफॉर्मेशन
कल 11 बजे कॉस्ट की क्लास, परसों 11 बजे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास नवनीत सर की रहेगी, उसके बाद वापस अकाउंट्स की क्लास रहेगी। सेम कोर्स में सेम तरीके से आप वो क्लास भी व्यू कर सकते हैं। मैं इसको चेंज आगे ले जा रहा हूं, अज्यूमिंग आपने पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया एक बार? अब एक क्वेश्चन आया, श्वेतम का, सर व्हाट इज शेड्यूल 3? श्वेतम, आपने बचपन में पार्टनरशिप प्रोपराइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स बनाया है, पक्का फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में आपने बनाया होगा, जहां पर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, उसका एक फॉर्मेट हुआ करता था जिसके हिसाब से आप काम करते थे। कंपनीज कंपनीज प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैं ये। कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, जैसे प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप बनाता है, कंपनी भी बनाता है। कंपनी एक एक्ट से गवर्न होता है जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट ने बोला कि कोई भी कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, उनको फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट वो यूज करना है कंपनीज एक्ट के अंदर दिए गए शेड्यूल 3 का। शेड्यूल 3 एक्चुअली कंपनीज एक्ट का एक पार्ट है, एक शेड्यूल है। एक्ट में सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। तो कंपनीज एक्ट का एक शेड्यूल है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या दिया गया है? फॉर्मेट दिया गया है कंपनी के पीएल का, कंपनी के बैलेंस शीट का। तो कोई भी कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा ना, वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को फॉलो करके बनाएगा। फॉर नाउ आप यही समझो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट जो कंपनीज एक्ट ने दे रखा है, उसको हम लोग शेड्यूल 3 के नाम से जानते हैं। और ये आपके ग्रुप 1 में ही एक चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी उसमें आपको दिया गया है, पढ़ाया गया है, मैं ही आपको पढ़ाया हूं, उसमें आपको मिलेगा वो। धन्यवाद, वेरी गुड इशू। कुसुम पूछ रही है, सर चैप्टर्स के वीडियो कब मिलेंगे? कुसुम, स्टे अहेड बैच में, स्टे अहेड बैच में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन आपके साथ लाइव करेंगे। आप स्टे हेड बैच में इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप रिजल्ट को लेके थोड़ा सा अनसर्टेन हो क्या होगा। रिजल्ट के बाद जब आप अपनी एडमिशन को फाइनलाइज कराओगे, अभी आपसे 2000 फीस ली गई है, तो 2000 फीस जो आपसे ली गई है वो हम लोग जो लाइव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, जिसकी बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए है। जैसे ही आप फाइनलाइज कराओगे एडमिशन, उस समय आपको चैप्टर्स का पीडी, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव या मोबाइल, जैसे भी आप करना चाहते हो, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपको चैप्टर्स नहीं करना है, अभी मेरे साथ सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, और यही 25% ऑफ सिलेबस है ग्रुप 1 का, तो अभी इस पे ध्यान देना है। श्वेतम, इज इट क्लियर? श्वेतम, इज इट क्लियर? क्या सारे बच्चे हैं यहां पे?
आदित्य, निष्ठा, सारे बच्चे हैं यहाँ पे? बहुत देर से आपका मैसेज नहीं देखा चैट में। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है टू चेक वेदर यू आर हेयर और नॉट। मेरे पास यही ऑप्शन है कि आप अवेलेबल है ना चैट से। डन, क्लियर है। आज का क्लास का लास्ट बात डिस्कस करने का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास क्योंकि फर्स्ट क्लास है और मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया था, तो आज की क्लास को मैं एक लास्ट पॉइंट के साथ यहीं पे बंद करना चाहता हूं। और ये लास्ट पॉइंट समझना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है लास्ट पॉइंट? सुनना मेरी बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बोला, अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये किन एंटिटीज को फॉलो करने हैं या किन एंटिटीज पर एप्लीकेबल है। और अगर एप्लीकेबल है, जब मैं बोलूंगा कि इन पे एप्लीकेबल है, तो आपको ये पूछना है सर ये कौन बोला, मतलब वो एप्लीकेबल क्यों है उन एंटिटीज पर, ये आपको सवाल पूछना है। मैं लास्ट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम आगे पढ़ने जाएंगे, किनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, विच एंटिटीज आर एक्चुअली ऑब्लिगेटेड टू फॉलो दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है। कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, फॉर योर नॉलेज यू मस्ट ऑलवेज नो। ध्यान से मेरी बात सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के नेचर का है, रूल्स एंड रेगुलेशन के नेचर का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है या नहीं, फॉलो करना है या नहीं, उस पर्टिकुलर एंटिटी के, उस पर्टिकुलर एंटिटी के गवर्निंग रूल्स रेगुलेशन स्टैट्यूट में देखना पड़ेगा। मतलब बोलना क्या चाहता हूं, वापस बोल रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंटिटी को ये फॉलो करना है कि नहीं, उसको देखने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, उस एंटिटी को जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्न कर रहे हैं, क्या उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं लिखा हुआ है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। एग्जाम्पल दो सर, नहीं समझ में आया, सुनना ध्यान से। कंपनी, मान लो मेरी एक कंपनी है नवीन क्लासेस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड लगाते ही कंपनी है, ये सब आप जानते हो, मेरे को लगता है आपको पता है। नवीन क्लासेस लिमिटेड मेरी एक कंपनी है। इस कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है या नहीं, कैसे पता करूं? अब इसके लिए मेरा पहला सोर्स रहेगा नवीन क्लासेस लिमिटेड जो कंपनी है, क्या वो कोई एक्ट से गवर्नड है? सर हर कंपनी एक एक्ट से तो पक्का गवर्न रहेगी, कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरे स्टैट्यूट्स भी हो सकते हैं, बट एक बेसिक एक्ट जो कंपनीज को गवर्न करता है सर, वो है कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 129, पढ़ेंगे आप लोग, अकाउंट्स में नहीं, लॉ में। अकाउंट्स में भी मैं पढ़ाऊंगा, टाइम पे जब जगह आएगा मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। सेक्शन 129 बोलता है कि कोई भी कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके बनने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके बनने चाहिए। यानी कंपनीज एक्ट ने हर कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे ये बात वहां लिख दी गई, कोई भी कंपनी अपना जब अकाउंटिंग करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। आप वहां से बच नहीं सकते, आप वहां से बच नहीं सकते। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़े। वो मैं बताऊंगा, कैसी कंपनी को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना एक्सटेंट तक फॉलो करना है वो बताऊंगा। बट मोटा मोटा बात यही बोलूंगा, अगर आप एक कंपनी हो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने गए, आर्टिकल एज एन आर्टिकल ऑडिट करने गए। अब ऑडिट कर रहे हो, वो एंटिटी एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म की भी ऑडिट होती है, प्रोप्राइटरशिप की भी ऑडिट होती है, बाद में सीखेंगे धीरे धीरे। कंपनी की ऑडिट करने गए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज होना अनिवार्य है। अगर इन्होंने कहीं पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है,
तो आपको उनको बोलना पड़ेगा फॉलो करो। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, आपको अपनी रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने इतनी जगह पर अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, इन्होंने डेविएट किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जो कि अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ के अगेंस्ट है। तो आपको सबसे पहले ये समझाया कि आपको अगर ये चेक करना है कि इस एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप उसके गवर्निंग स्टैट्यूट को देखो। जो स्टैट्यूट उस एंटिटी को गवर्न कर रहा है उसको चेक करो। अगर उन स्टैट्यूट में लिखा है फॉलो करना, तो आपको फॉलो करना है। कंपनी से रिलेटेड स्टैट्यूट, कंपनीज एक्ट ने मैंडेट किया है, फॉलो करना है, तो हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, बात खत्म। किया तो ठीक, नहीं किया एज एन ऑडिटर आपका काम रहेगा, आप बोलो उनको करने, ना करे आप अपनी रिपोर्ट में बताओ कि इन्होंने नहीं किया है, ताकि स्टेक होल्डर को पता चल सके। धन्यवाद। पहला। दूसरा, सर पार्टनरशिप का एक्ट होता है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट। सर क्या पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, तुमने पढ़ा है फाउंडेशन में, कभी भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट को अपने अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने होंगे? पार्टनरशिप एक्ट का जो गवर्निंग स्टैट्यूट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां पे ये बात नहीं लिखी हुई है। तो सर मतलब पार्टनरशिप को अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करना, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला। तो सर इनको फॉलो करना है कि नहीं, कहां से पता चलेगा? रूल नंबर 2, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कल मैं बताऊंगा ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम होते हैं ना, फ्रेम, गर्व की बात है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स फ्रेम करता है। कल सिखाऊंगा उसको कैसे फ्रेम करते हैं, कौन फ्रेम करता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब कल बताऊंगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास। तो क्या सर पार्टनरशिप एक्ट को पार्टनरशिप फर्म को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना, प्रोप्राइटरशिप फर्म को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना? आईसीआई ने क्लैरिफिकेशंस दे रखा है, उन्होंने क्राइटेरिया बना रखी है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें उन्होंने बोल रखा है कोई भी एंटिटी जो बिजनेस कॉमर्स ट्रेड कर रही है, जहां पर बिजनेस चल रहा है, कॉमर्स ट्रेड चल रहा है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है अकाउंटिंग करते समय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स के क्या है? रूल्स रेगुलेशन। अगर आप बिजनेस कॉमर्स अंडरटेक कर रहे हो, आप अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे। सर आईसीआई होता कौन है ये बोलने वाला? मतलब सर कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया तो वो लॉ बन गया। लॉ है तो सर फॉलो करना ही पड़ेगा, हम उसको तोड़ नहीं सकते। बट सर आईसीएआई पार्लियामेंट नहीं है सर, इसको लॉ बनाने का हक किसी ने नहीं दिया। आप बिल्कुल सही हो, नहीं दिया है। तो सर आईसीएआई ये कैसे बोल सकता है कि तुम पार्टनरशिप फर्म हो, एएस फॉलो करो, तुम प्रोप्राइटरशिप हो, एएस फॉलो करो? सर वो कोई लॉ मेकर थोड़ी है जो लॉ बना सके। बिल्कुल सही है आप। आईसीएआई ने आगे लिखा कि हम ये मैंडेट नहीं कर सकते हैं लोगों को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो फिर माए बाप आईसीएआई हुआ। अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो, सीए नहीं हो, तो आईसीएआई के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो उस पर तो आईसीएआई रॉब जमा सकता है, आईसीएआई रूल्स बना सकता है। बोला गया अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे वो कोई अटेस्ट फंक्शन मतलब जो फंक्शन में उसका साइन लगता है, वहां पर वो कोई ऐसा काम कर रहा है, तो उसको इंश्योर कर लेना है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है। मतलब कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट ने मैंडेट कर दिया। अब कंपनीज को छोड़कर जो दूसरी एंटिटीज है, अगर वो बिजनेस कॉमर्स ट्रेड में इन्वॉल्व्ड है एंड वहां पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी अटेस्ट फंक्शन दे रहा है, अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है, तो उसको इंश्योर करना है कि वो अकाउंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हुए हो, वहां पर उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएशन ना हुआ हो।
मतलब ये लॉ नहीं है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, बट जब भी आप अपने फर्म में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लोगे, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लोगे which is related to your accounts and financial statement, the chartered accountant will have to ensure that you are following the accounting standards. एक प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म का अगर टर्नओवर एक लिमिट को एक्सीड कर जाता है, 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक टैक्स ऑडिट होती है। क्या ऑडिट होती है? टैक्स ऑडिट होती है। टैक्स ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तुम्हारे यहाँ टैक्स ऑडिट करने जाएगा, उसको तुम्हारे अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना होगा। जब वो उनको देखेगा ना, वो इंश्योर करेगा कि तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए हैं या नहीं है। वो जैसे ही तुम्हारे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाथ देगा, ही विल हैव टू इंश्योर दैट यू हैव फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किनके लिए मैंडेटरी है? कंपनी के लिए मैंडेटरी ड्यू टू कंपनीज एक्ट। कंपनी को छोड़ के अदर एंटिटीज जो बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड में इन्वॉल्व है, उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। बट ये कोई लॉ ने नहीं बोला, ये आईसीएआई ने बोला। आईसीएआई लॉ नहीं बनाता, बट वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अपने मेंबर्स को बोलता है कि तुम जब जाओगे, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इज्जत करोगे। तुमको ये ध्यान रखना है कि जिस एंटिटी में भी तुम जा रहे हो अपना फंक्शन, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया है। तो घूम फिर के अगर निष्कर्ष आपको दूं, कंपनीज को हमेशा फॉलो करना है। अदर एंटिटीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां पे भी सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है, वो छोड़ नहीं सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंश्योर करना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके। ICAI is not a law making authority. Parliament is a law making authority. Companies Act is a law to be followed by all companies. They will have to do accounting standards का compliance. उसको छोड़ के ICAI ने अपने मेंबर्स पे ये लाद दिया कि तुम जब भी कहीं पर भी अपना सर्विस प्रोवाइड करोगे, इंश्योर करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो तुम एज अ आर्टिकल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी क्लाइंट के पास भी जा रहे हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? अभी जानने का जरूरत नहीं है। एक टाइप का बिजनेस, एक टाइप का एंटिटी होता है, मैं बोलूंगा। जा रहे हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी एंटिटी हो, तुम अगर देख रहे हो वहां पर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंक्शंस, तुमको इंश्योर करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पर फॉलो हुआ है। तो घुमा फिरा के सारी एंटिटीज जब अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। सर एक छोटा चाय वाला दुकान, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सर कोई इसको पकड़ के नहीं ले जाएगा, ये लॉ का नॉन कंप्लायंस नहीं है, कुछ नहीं है। छोटा चाय वाला का दुकान का इंफॉर्मेशन कितने जन को चाहिए? तुमको चाहिए उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? नहीं चाहिए। उसका स्टेक होल्डर्स ही नहीं है। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खुद के लिए रिकॉर्ड कर लेता है, वो ना भी फॉलो करे किसको मतलब है। बट वही छोटा चाय वाला दुकान जब टी जंक्शन बन जाए, टी जंक्शन जानते हैं? टी जंक्शन, टी जंक्शन बन जाए, एक करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का स्टार्टअप बन जाए, वहां पर जब अकाउंटिंग होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, आपको क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। पहले बताइए सारे बच्चे, क्या इतना सा डिस्कशन आपको समझ में आया? लर्न करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो लिखाऊंगा भी नहीं, मेरे को तो तुमको सिर्फ समझाना था कि कोई पूछ ले तो तुम बता पाओ, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हो, बताओ तो किन एंटिटीज को फॉलो करना है। तुम खुजला रहे हो, सर ये तो बता दिए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किसको फॉलो करना है? ओहो, ये तो हम पूछे ही नहीं, पूछ लेते हैं। आदित्य ये बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, कंफ्लिक्ट कर रहे तो क्या होगा ये बताऊंगा। उसके लिए अभी थोड़ा थोड़ा वेट करना होगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आदित्य का क्वेश्चन है, सर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोई लॉ
कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे? आंसर यही है, द लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अथॉरिटी लॉ ही दे रहा है, लॉ ही बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नेवर ओवरराइड द स्टैट्यूट और द लॉ। तो लॉ सबसे ऊपर है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। डन है, बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से। मैंने अभी तक तुमको ये बताया कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट, अदर एंटिटीज को फॉलो करना होता है क्योंकि आईसीएआई ने सीए को बोल रखा है कि तुम जहां पे भी अपना फंक्शन सर्विस दोगे तुमको ये इंश्योर करना है एएस फॉलो हो रहा है या नहीं, तो तुमको वहां पर भी फॉलो करना है। डन। सुनना, मान लो एक एंटिटी है, नाम लिख रहा हूं, चलो छोटा सा एक नाम लिख देता हूं, एस्कोन। एस्कोन आप जानते होंगे, संस्था है, एक संस्था, आप लोग इसको एनटीओ बोलते थे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोलते थे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, ऐसा ऐसा नाम जानते ही हैं आप लोग क्या? एस्कोन जो टेम्पल है, जो संस्था है, क्या एस्कोन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, हाँ या ना? ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। अभी तक मैंने बोला प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, अदर एंटिटीज, कंपनी फॉलो करना है। क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटेबल संस्थाओं को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है या नहीं? आपकी राय क्या है? मैं सारे बच्चों से चाहूंगा वो एक आंसर जरूर करें, आपको क्या लगता है? यस सलोनी, करेक्ट है आप बिल्कुल। एएस एक्ट से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, एक्ट पहले है फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वही बोला, करेक्ट। मेरे क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे और आज ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी। और क्लास के बाद पर्सनल में मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप करना। नंबर 1, क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी, ऑडियो का क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, टेक्निकल कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ, लैपटॉप मोबाइल दोनों पे जिस पे भी आप देख रहे हो। नंबर 2, इंटरनेट का कंजम्पशन वाज एन इश्यू और नॉट, क्योंकि आगे जब कंटिन्यू करना है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। ना बात, जो मोबाइल से कर रहे हैं वो सिर्फ ये बता दे क्या इंटरनेट कंजम्पशन कितना हुआ है, या हुआ है तो वो लिमिट के अंदर है या नहीं, रोज आप एक क्लास कर पाएंगे या नहीं, ये प्लीज बताएं। नंबर 3, क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं, क्या इस मोड से ली गई क्लासेस आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी या नहीं। ठीक है, ये पहला क्लास है, जब मैं क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट पहला क्लास का फीडबैक दोगे तो सेकंड थर्ड क्लास से जो भी बातें होंगी वो सब सॉल्व कर देंगे हम लोग। वेरी गुड। रौनक बोल रहा है, या एक सेकेंड, कौन कौन बोल रहा है? मोहित बोल रहा है यस, ऋतिक यस, किंजल आई थिंक यस, ओके यस, यस इफ इट यूजेस द सर्विस ऑफ अ सीए, ओके। निष्ठा बोल रही है, रौनक दयाल यस, श्वेतम यस व्हेन टर्नओवर क्रॉसेस स्पेसिफाइड लिमिट, इशू यस, सलोनी यस, हर्षित यस। मतलब मोट माट में सारे बच्चों का आंसर यही है, सर चैरिटेबल संस्था ही क्यों ना हो, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। चलो, एक निष्ठा ने बोला अगर सीए वहां सर्विस दे रहा है तो उसको इंश्योर करना है कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात बोली, आईसीआई ने क्या कहा था, अगर आप बिजनेस कॉमर्स ट्रेड में इन्वॉल्व हो, आप बिजनेस कॉमर्स ट्रेड के कोर्स में पैसा का लेन देन कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। आपको उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या वहां कोई ऐसा ट्रांजैक्शन इवेंट हो रहा है विच इज कंसर्न और विच इज अ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इफ यस तो आपको चैरिटेबल संस्था को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, अपने सारे कामकाज में जितना भी फाइनेंशियल लेन देन है सबके लिए फॉलो करना है। बट अगर आप देख रहे हो कि उस चैरिटेबल संस्था में बिजनेस कॉमर्स ट्रेड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक प्योर चैरिटेबल काम, नथिंग फॉर प्रॉफिट, नो सरप्लस, इन दैट केस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिर फॉलो करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या किया, मान लो एक फ्लड आया, अभी फ्लड बहुत पूरे इंडिया में फ्लड चल ही रहा था, कुछ महीनों पहले ये प्रॉब्लम्स थी ही, बिहार वगैरह में भी प्रॉब्लम्स था। अब जब फ्लड आया तो हमने क्या किया, हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, फॉर अ लिमिटेड टाइम कैंपेन स्टार्ट किया।
हमने कलेक्ट किया डोनेशन पब्लिक से, चाहे वो पैसों का हो, कपड़ों का हो, फूड का हो, और हमने वैसे का वैसे पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया उस फ्लड रिलीफ के लिए, गवर्नमेंट के जो भी फंड्स वगैरह बनाए हुए थे उसमें। हमने कोई पार्ट में, कोई भी चीज में बिजनेस कॉमर्स को इन्वॉल्व किया ही नहीं। ये एक्टिविटी जो मैंने की ये प्योरली नॉन कॉमर्स नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। इन एक्टिविटीज की अकाउंटिंग के लिए, इन एक्टिविटीज का हिसाब रखने के लिए वी नीड नॉट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। बट एस्कॉन की संस्था का अगर बात करो, यहां पर कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज भी चलती हैं। भगवत गीता का बुक आता है, या जो स्वामी प्रभुपाद है उनका बुक आता है जिसको सेल किया जाता है। इनके रेस्टोरेंट्स है मंदिर से रिलेटेड ही, जिनमें प्रसाद दिया जाता है लोगों को, यात्रियों को, जो एक प्योरली बिजनेस एक्टिविटी है, कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी है। क्योंकि इनका कुछ पार्ट ऑफ एक्टिविटीज में बिजनेस कॉमर्स इन्वॉल्व है, इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा अपने पैसों का हिसाब रखते समय, अकाउंटिंग करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। तो अगर कोई पूछे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एएस फॉलो करना है क्या, आप बोलोगे इफ द एक्टिविटीज ऑफ दोस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड, देन इट हैज टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व, एकदम इन्वॉल्व ही नहीं है, देन नो नीड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नो नीड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले बताइए, मोहित बोल रहे शेड्यूल 8 कंपनीज नहीं बोलते मोहित, सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। अगर वो कंपनी है तब तो कंपनीज एक्ट ने मैंडेट किया ये सबको फॉलो करना है, वहां पे कोई रियायत नहीं है, सेक्शन 8 को भी फॉलो करना ही है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको छोड़ के जो अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सोसाइटी के फॉर्म में बनते हैं, सोसाइटी के फॉर्म में, ट्रस्ट के फॉर्म में बनते हैं, उनका क्या होगा, उनका मैंने आपको समझाया। क्या सारे बच्चों को मेरा बात क्लियर है? एवरीवन इन दी क्लास, मेरा बात क्लियर है क्या? ये आज के क्लास का लास्ट डिस्कशन था, सिर्फ एक पेज पढ़ाया, सिर्फ एक पेज। जितना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतना मजा आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में। एंड ट्रस्ट मी, जब एक एक क्लास आगे बढ़ेगा ना, you'll feel that you are studying every day। बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट, कंपनीज ऑलवेज फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अदर एंटिटीज जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहा है, आईसीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रखा है आपको ये देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है नहीं, तो उनको फॉलो करना है। नंबर 2, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अगर बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स में इन्वॉल्व है, दे विल हैव टू फॉलो। अगर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, दे डोंट हैव टू फॉलो। बात हो गया खत्म यहां पर। डन। तो बच्चों, आज का फर्स्ट लाइव सेशन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीए इंटर का आपका फर्स्ट क्लास फॉर नवंबर 2021 यहां पर कंप्लीट होता है। प्लीज डोंट फॉरगेट, आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर रहे हो, क्वालिटी जो वीडियो ऑडियो का था, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में, इंटरनेट का कंजम्पशन के बारे में, एंड नंबर 4 इस मोड से पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज 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 मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं ऑफ कर रहा हूं, मैं स्ट्रीम को ऑफ कर रहा हूं, अब कर दूं? अगर आपकी इजाजत हो मैं आज के लिए आपसे विदाई ले लूं। गुड, मेरे को भी मजा आ भी गयो, तुम्हारे लिए ये सेटअप किया खड़ा होके पढ़ाने का। नवनीत सर बोल रहे थे सर जब आप बैठ के पढ़ाते हो ना तो थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों को वो इंटरेस्ट लाना होता है ना क्लास में, वो नहीं आ रहा है। मतलब बच्चों को ऐसा लगता, ज्ञान तो दोनों में सेम ही देता हूँ, बट बच्चों को सर थोड़ा सा और वो करने के लिए, जोश लाने के लिए आप खड़े होके पढ़ाओ। मैं बोला ठीक है, खड़े होके पढ़ाएंगे। डन डन डन, चलो बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।